हेलो एवरीवन। 71st बीपीएससी के करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लास्ट के 3 महीने के करंट अफेयर्स। कौन से 3 महीने हैं? ये है अप्रैल, मई, जून। तो ये सेकंड पार्ट है, एक्चुअली पार्ट 2। इसमें एक और पार्ट आपका आएगा जिसमें हम जनवरी, फरवरी और मार्च की कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक मिसलिनियस का एक और अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एरावत। एरावत का फुल फॉर्म क्या है? एरावत का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज असिमुलेशन प्लेटफॉर्म। सिर्फ ध्यान में रखो एआई से रिलेटेड है और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, एआई। ठीक है, ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, 2019 से ये है एआई सुपर कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। अब कहाँ पे है एआई सुपर कंप्यूटर? ये है सीडेक पुणे में। ठीक, अब अगर हम बात करें हमारे सुपर कंप्यूटर्स की, तो हमारे सुपर कंप्यूटर का जो रैंकिंग है वो है 75th। पूरी दुनिया में टॉप 500 में हमारा रैंकिंग है 75th। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है स्पेक्स इनिशिएटिव। सिर्फ ध्यान में रखो स्पेक्स का फुल फॉर्म क्या है, बाकी सब चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के प्रमोशन के लिए ये स्कीम है। प्रमोशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज पे। तो अगर हमें खुद बनाना है तो उसके लिए सरकार को इनिशिएटिव देने पड़ेंगे। ये वही एक स्कीम है। ठीक है, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स के ये स्कीम है। कब अनाउंस की गई थी? अप्रैल 2020 में अनाउंस की गई थी। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें मिल क्या रहा है इंसेंटिव? 25% कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है डीप टेक। डीप टेक का मतलब है मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जस्ट ए सेकेंड। मोस्ट एडवांस टेक। अब यहाँ पे 3-4 चीजें ध्यान में रख लो। एक है डीप सी, जो कि चाइना का एआई प्लेटफॉर्म है। एक है डीप फेक। डीप फेक का मतलब है कि फेक वीडियो है बट बनाया ऐसे गया है कि वो लग रहा है कि जैसे जेन्युइन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक और स्कीम है ईसीएमएस स्कीम। ईसीएमएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अगेन नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रा। अभी स्पेक्ट्रा का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ट्रेड क्रेडिट रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल प्रोजेक्ट। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है ईसीबी से रिलेटेड है। अब अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं भी कवर किया तो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ईसीबी का मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। मतलब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब इंडिया से बाहर। कमर्शियल मतलब बिजनेसमैन। बोरोइंग मतलब उधार लेना। तो लेट्स से टाटा है, उनको पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने इंडिया से बाहर अगर बोरोइंग किया तो उसको हम बोलेंगे ईसीबी। इंडिया से बाहर क्यों बोरो करेंगे? क्योंकि बाहर के केस में इंटरेस्ट रेट कम होता है। लेट्स से जैसे जापान है, तो जापान के केस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। ठीक है, अब इसी के लिए हमारा जो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस भी JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वही कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको भी ईस्टर्न DFC को, EDFC को JICA ही फाइनेंस कर रही है। WDFC क्या है? वेस्टर्न DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये पंजाब से वेस्ट बंगाल के बीच में है और ये वाला यूपी से महाराष्ट्र के बीच में। ठीक, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? इसको फाइनेंस कर रहा है वर्ल्ड बैंक। याद रखने का तरीका क्या है? WB वेस्ट बंगाल, WB वर्ल्ड बैंक। ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का बेसिक मतलब ये है कि रूपी को हम इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करेंगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डॉलर को कम यूज करना है। इस चीज को हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन। ठीक, डॉलर की जगह पे क्या यूज करना है अपने को? डॉलर की जगह पे यूज करना है रूपी, इसीलिए ये हो गया है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो, मुद्रा में 3 टाइप के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 टाइप के लोन। शिशु मतलब 50,000 से कम वाले लोन, किशोर का मतलब 50 से 5 लाख, 50,000 से 5 लाख, और तरुण का मतलब है 10 लाख तक के लोन। अब लास्ट बजट में एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, तरुण प्लस। ये किसके लिए है? जिन लोगों ने पहले लोन लिया था और टाइमली रीपे कर दिया, उनके लिए लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। कितना कर दिया है? 10 से 20 तक।
मतलब उनको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये लोन किस तरीके का लोन है? ये कोलेट्रल फ्री लोन है। कोलेट्रल फ्री का मतलब है आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो फिर आपके तो बिहाफ पे गारंटी कौन देगा? ये काम है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। मतलब कोई थर्ड सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वो गारंटी ले रही है कि आप पे करोगे। ठीक है, अगर आप नहीं पे करोगे देन ये लोग पे करेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसके कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट जो 70th बीपीएससी, उसमें इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज कर रहा है नेशनल क्रेडिट गारंटी एंड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वन स्टेट वन आरआरबी। नाम से पता चल रहा है पूरे स्टेट में जितने भी आरआरबी थे हम उनको कंबाइन कर रहे हैं और उसके साथ एक आरआरबी बना रहे हैं। आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक। एक आरआरबी। तो जो एग्जिस्टिंग आरआरबी है उनको क्या कर रहे हैं? एक साथ मिला रहे हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं अमालगमेशन। ठीक, ओके। हाँ, अब इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? इसका रिकमेंडेशन दिया था डॉक्टर व्यास कमेटी ने। आरआरबी की अगर बात करें तो आरआरबी का जो रिकमेंडेशन था वो नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप ने दिया था। देखो, आरआरबी स्थापित करने का जो रिकमेंडेशन है वो नरसिम्हम कमेटी ने दिया था। आरआरबी को मर्ज करने का रिकमेंडेशन है वो व्यास कमेटी ने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आरआरबी को सेटअप किया गया था थ्रू आरआरबी एक्ट 1976। पहले सेटअप किया गया था थ्रू ऑर्डिनेंस रूट, उसके बाद में कानून लाया गया। आरआरबी में एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, ओनरशिप स्ट्रक्चर, मतलब कौन कितना ओनर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ओनर है, स्टेट गवर्नमेंट 15% ओनर है। बाकी का जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में? स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल बात कर रहा हूँ, पीएनबी है किसी आरआरबी को स्पॉन्सर कर रहा है, तो पीएनबी का स्टेक्स कितना हो जाएगा? 35%। लेट्स से वो बिहार में है तो बिहार का स्टेट के स्टेक्स कितना हो जाएगा? 15%। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। आरआरबी को रेगुलेट आरबीआई ही करेगा थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लेकिन सुपरविजन का काम है नाबार्ड के पास में। अब आरआरबी में बेसिकली क्योंकि हमने बनाए कैसे एरिया में है? रूरल एरिया में है, तो फोकस कहाँ पे है? रूरल पे। तो इसके लिए इनका जो पीएसएल रिक्वायरमेंट है वो हाई होता है। पीएसएल का मतलब क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब इन बैंक्स को इन सेक्टर्स को लोन देना जरूरी है। जैसे एक सिंप्लीफाइड वे में बात करूं, एग्रीकल्चर को कोई लोन नहीं देना चाहेगा, क्यों? डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा है। तो इसीलिए आरबीआई डायरेक्शन देती है कि इन सेक्टर्स को लोन देना जरूरी है। क्यों आरबीआई क्यों डायरेक्शन देती है? क्योंकि ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे पीएसएल के कंटेक्स्ट में दो इंपॉर्टेंट चेंज और हुए हैं जो आगे के मंथ्स में फिर वापस हम कवर करेंगे। एक तो यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, इसका 60% कर दिया है पीएसएल। पहले 75 का टारगेट था बट बाद में उसको कम कर दिया। दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सेम किया है, 60% है। पहले इसका भी टारगेट था 75%। ठीक, ओके। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट का मतलब बाहर से कितना कर्जा है हमारा। तो यहाँ पे ट्रेंड जरूर ध्यान में रखेंगे। पहला ट्रेंड है डेट टू जीडीपी रेशियो, ये 19.1 है। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब कितना है कि बाहर से जो कर्जा है वो कितना है इन कंपैरिजन टू हमारी जीडीपी। जीडीपी 100 रुपए की, तो टेक्निकली हमने लगभग 19 रुपए बाहर से उधार लिए हैं। ठीक है, पहले कितना था सितंबर 2024 में? 19.0। तो थोड़ा सा माइनर सा इंक्रीज हुआ है बट रेंज ध्यान में रखना। ठीक है, अब इस डेट में सबसे ज्यादा किस करेंसी में बाहर से उधार लिया है? पहले सबसे ज्यादा है यूएस डॉलर में लिया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, सोवरेन डेट वर्सेस नॉन सोवरेन डेट। नॉन सोवरेन डेट, सोवरेन डेट का मतलब सरकार ने लिया है, नॉन सोवरेन का मतलब है प्राइवेट कंपनीज ने लिया है। तो हमारा सोवरेन डेट है बाहर वाला, वो कम है बाहर से जो उधार लिया है, और नॉन सोवरेन यानी प्राइवेट वाले ने ज़्यादा उधार लिया है। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टील पॉलिसी, तो सरकार ने एक पॉलिसी अनाउंस की है। अब इस पॉलिसी में देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। अगर सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी इन कंपैरिजन टू बाहर वाले प्लेयर्स, बस इतना ध्यान में रखा। इसमें इंडियन स्टील है, उसको गवर्नमेंट परचेज में प्रेफरेंस दी जाएगी। लेट्स से गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने बिडिंग की है। बिडिंग मतलब बोली लगाई है, उसमें से 3 प्लेयर या 2 प्लेयर लेट्स से बाहर वाले हैं, तो बाहर वालों को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे खुद के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सेफ हार्बर रूल। अब देखो इसमें सिंप्लीफाइड सेंस में बताता हूँ। लेट्स से टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ये कार बनाती हैं
और इनका ही एक टाटा टायर्स, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, टाटा टायर्स है इनका ही, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट में टायर बेचते हैं 1000 रुपए का और खुद की ही कंपनी को बेचते हैं 200 रुपए का। अब क्योंकि सस्ता बेचा है तो सीधी सी बात है, इस पे टैक्स कलेक्शन भी सरकार को कम मिलेगा। मान लेते हैं टैक्स कलेक्शन है 5%, तो यहाँ पे सरकार को टैक्स मिलेगा 50 रुपए। जस्ट ए सेकेंड, हाँ। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में जहां पे 200 का बेचा है, 200 का बेचा है, तो उस केस में जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। 200 का बेचा है तो 5% कितना बनेगा? 10 रुपए। ठीक माय पॉइंट। तो यहाँ पे सरकार को 40 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है, इसको हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। सिंप्लीफाइड इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं आपसे, बस सिंपल सेंस में ये इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी रिलेटेड कंपनी को सामान बेचोगे तो उसको भी वैसा ही भाव लगाओगे जैसा अनरिलेटेड वाले को लगाते थे, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ये शेयर प्राइस के कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो सेफ हार्बर का पहले लिमिट कितना था? 200 करोड़ था। अब वो लिमिट कितना है? 300 करोड़ हो गया। एक सेफ हार्बर जो प्रोविजन है, सेफ हार्बर, ये आईटी एक्ट में भी यूज होता है। आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आईटी कंपनीज, इंटरमीडिएरी जो कंपनीज हैं, लेट्स से फेसबुक, लेट्स से ट्विटर, इन सब पे आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो इन कंपनीज की जिम्मेवारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेवारी, आप पोस्ट कर रहे हैं। कंपनीज का कहना है कि हम हर एक यूजर का कंटेंट नहीं देखते हैं, तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो उनको एक लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन जैसे ही सरकार उनको बोलेगी कि आपको ये कंटेंट हटाना चाहिए, तो फिर उनको हटाना पड़ेगा। अगर हटाएंगे नहीं तो उनका इम्यूनिटी चला जाएगा। इस पूरे प्रोविजन को बोलते हैं सेफ हार्बर प्रोविजन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रिपोर्ट है। अगेन सिर्फ इतना पूछ सकते हैं किसका रिपोर्ट है, तो फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, आईएमएफ का है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ये डब्ल्यूटीओ का है। डब्ल्यूटीओ इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि 1995 में बना था, तो बेसिकली 30 साल पूरे हो रहे हैं। डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट था वो कौन सा एग्रीमेंट था? माराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। और राउंड कौन सा था? उरुग्वे राउंड, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रख लेना, डब्ल्यूटीओ से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था जीएडब्ल्यूटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद में डब्ल्यूटीओ आया था, ठीक है। ये 4-5 चीजें। अब इसके हिसाब से जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उसमें थोड़ा सा कमी आया है। मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब क्या है? गुड्स, ट्रेड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स वाले में थोड़ा सा कमी आया है। नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट में डिप आया है। डिप का मतलब नीचे गिरावट आई है। क्यों आई है? ट्रंप ने हर जगह पे तो सैंक्शंस लगा के रखे हैं, ठीक है। हाँ, इस रिपोर्ट ने पहली बार सर्विस के लिए एक फोरकास्ट किया है, मतलब सर्विस ट्रेड में कितना परफॉर्मेंस रहेगा उसके लिए एक फोरकास्ट किया, पहली बार किया है, इसलिए पूछ सकता है। सर्विस ट्रेड है वो लगभग 4% की स्पीड से ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये भी अंकटाड का है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, बस इसमें से ये डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेंस में हम फिर वापस इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है केप टाउन कन्वेंशन प्रोटोकॉल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मान लेते हैं किसी ने एक नया एयरलाइन स्टार्ट किया है और आपने उनको लोन दिया था। अब उनकी एयरलाइन टाइम पे आपको पे नहीं कर रही है, तो आप उनके एयरलाइन को बेच के पैसे कैसे रिकवर करेंगे, इस पूरे प्रोसेस का जो मेंशन है वो इस कन्वेंशन में है, दैट इज केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। बस इतना ध्यान में रखो। नेक्स्ट है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। तो आपके पास में कितना पैसा है, इस चीज को हम बोलते हैं, आपके मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक के पास में कितना पैसा है, उनको कितना लिक्विडिटी इंश्योर करके रखना है, ताकि जब जरूरत पड़े, जब डिपॉजिटर्स विड्रॉ करने आए तो उनके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो बैंक है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब हाई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका मतलब है बैंक के पास सफिशिएंट पैसे हैं, विड्रॉ करने आएंगे उनको दे देंगे। अगर नहीं है, इसका मतलब है लो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, और लो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब ये है कि बैंक के फेल होने का रिस्क ज्यादा है, बस, ठीक है। अब जैसे ही हाई लिक्विडिटी, मान लेते हैं टोटल पैसे थे 500 रुपए बैंक के पास में, टोटल डिपॉजिट आया है। अब इस 500 में से उन्होंने 200 बचा के रखे हैं और 300 लोन पे दे दिए।
एक सिचुएशन है। दूसरा है 500 रुपए थे उनके पास में, इसमें से 300 बचा के रखे हैं और 200 लोन पे दे दिए। अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है पैसे हैं उनके पास में, बट लोन तो उनका अमाउंट कम हो रहा है, लोन कम होगा तो उनका प्रॉफिट भी कम होगा, तो हाई लिक्विडिटी रेशियो है, उससे बैंक सेफ है, दैट इज गुड। लेकिन लोन उतना नहीं दे पाएगा क्योंकि उसने रिजर्व ज्यादा रख के रखा है। अब लोन उतना नहीं दे पाएगा तो बाय डिफॉल्ट है वो जितना भी अमाउंट बाकी का लोन पे देगा उस पे वो चाहेगा कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूं, तभी तो प्रॉफिट बना पाएगा, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बस ये है। नेक्स्ट है मोस्पाई ने एक सर्वे किया था, एनएसओ ने। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। मोस्पाई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का सर्वे किया था। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो अंबानी अदानी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से 2022 से 25 के बीच में 66% है वो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। अब आपके माइंड में आएगा ऐसे ही रैंडम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान में रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल हुआ है उसमें से रफली 48% कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने किया है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट डेटा आप ध्यान में रखना। अब मोस्पाई की अगर मैं बात करूं तो ये जीडीपी का डेटा भी कलेक्ट करती है। जीडीपी का बेस ईयर है, हम रिवाइज करने वाले हैं और उसको कर रहे हैं 2022-23। इसके लिए एक कमेटी भी सेटअप की है, विश्वनाथ गोल्डार कमेटी, ठीक है। ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है टीसीएस। टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट शोज। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो टीडीएस और एक होता है टीसीएस। तो एग्जांपल से बताता हूँ, लेट्स से मैं टाटा मोटर्स में काम कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स, ठीक है। और मान लेते हैं मेरा सैलरी है 1 लाख रुपए, तो 10% का मान लेते हैं टीडीएस है। तो कंपनी टाटा मोटर्स मेरे को देगी 90,000, बाकी के 10,000 देगी सरकार को। ये हो गया टैक्स डिडक्शन एट शोज। एम्प्लॉयर ने 10% डिडक्ट किया, वो पैसा सरकार को जाएगा, बाकी का 90% मेरे पास आएगा। अब जैसे ही मैं टैक्स फाइल करूंगा एंड में, मान लेते मेरा अमाउंट बना है, सिर्फ सिंपल सेंस में बता रहा हूँ, हर महीने 10,000 काटा तो टोटल अमाउंट कलेक्शन कितना हुआ? 1,20,000, ठीक है। और मान लेते हैं मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बना है 90,000 रुपए, या 90,000 की जगह इसको 80 मान लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा मेरा टैक्स बना है, ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो अब मैंने पे करके रखे हैं सरकार को 1,20 और मेरे को देने कितने हैं? 80,000। तो टेक्निकली सरकार मेरे को वापस कर देगी 40,000। इसी चीज को टैक्स रिटर्न्स बोलते हैं सिंप्लीफाइड सेंस में, ठीक है। हाँ, अब टीसीएस क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट शोज। इसका मतलब समझो, लेट्स से आप 30 लाख की गाड़ी ले रहे हो, अगेन 10%, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, 10% मान लेते हैं इस पे टीसीएस है, 10% टीसीएस। तो आप गाड़ी लेट्स से सेम टाटा मोटर्स का ही आप गाड़ी ले रहे हो, ठीक है। हाँ, तो आपने 30 लाख तो गाड़ी टाटा मोटर्स को देने हैं, प्लस में आप 10% टीसीएस दोगे। ये पैसा टाटा मोटर्स आपसे कलेक्ट करेगा, लेकिन ये पैसा सरकार को जमा करेगा। ये टीसीएस का कॉन्सेप्ट है, टैक्स कलेक्टेड एट शोज। पैसे का शोज इस केस में कौन है? गाड़ी आप ले रहे हो तो पैसे का शोज आप हो, आप वो टाटा मोटर्स को दोगे और टाटा मोटर्स है आपके बिहाफ पे सरकार में जमा करवाएगा। यहाँ पे टीडीएस में टैक्स डिडक्शन एट शोज, शोज कौन है पैसे का? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? ये पैसा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसी टाइम पे वो आपका 10% काट के आपको पैसे पे करेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अब देखो इसमें क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया है 2025 से 27 के लिए इलेक्ट हुआ है इसमें, ठीक है। इसका मेन काम नाम से पता चल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको इम्प्रूव करना है और नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को भी बेहतर बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज से क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ईएसजी नॉर्म्स होता है एक टर्म, दो टर्म्स होती हैं एक्चुअली। एक होता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो सीएसआर है। दूसरा ईएसजी है। ईएसजी का मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरनमेंट का मतलब है कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, सोशल का मतलब है सोसाइटी की तरफ उनकी क्या जिम्मेवारी है, ये दोनों आपको बेसिकली भी पता है। गवर्नेंस वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो रिसेंटली आपने ब्लू स्मार्ट कंपनी की एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी। ब्लू स्मार्ट कंपनी क्या है? कैब वाली कंपनी है। तो हुआ क्या कि इनके फाउंडर्स ने पैसे लिए, ठीक है, और कंपनी ये पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पे
एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी में काम कैसे हो रहा है, इन सब के लिए इशू था। इस चीज को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ईएसजी नॉर्म्स है, ये इन तीन चीजों पर बात करती है, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा आपसे पूछने वाला नहीं है। नेक्स्ट है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। रिसेंटली 150 साल पूरे किए हैं। बीएससी है, एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स क्यों बोलते हैं? सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें टॉप 30 कंपनी होती है। एक होता है निफ्टी, ये रिलीज करता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कितनी कंपनी होती है? 50 कंपनी होती है, ठीक है। ये बेसिक चीजें ध्यान में रखना। हाँ, ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि ये एनएसई वाला है, ये पहला डीमेटेरियलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट है टीईआरआई। टीईआरआई ने नैनो सल्फर के लिए इनोवेशन किया है, ठीक है। अब टीईआरआई क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसमें कुछ ज़्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ है ना। और ये प्लांट प्रोमोटिंग बैक्टीरिया है, उसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लो, नैनो यूरिया है, लिक्विड यूरिया, और ये किसने बनाया है? इफ्को ने बनाया है। इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, इफ्को ने नैनो यूरिया का पहला प्लांट है वो कलोल में लगाया था। कलोल कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। हाँ, अब रिसेंटली इफ्को ने अपना ओवरसीज प्लांट भी सेटअप करने की अनाउंसमेंट की है। ओवरसीज प्लांट का मतलब क्या है? कि इंडिया से बाहर, कहाँ पे? ब्राजील में होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, ठीक है। ये आपके अप्रैल के करंट अफेयर्स पूरे हुए, ठीक है। अब मई की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट को फ्रंटियर ऑफ ग्रोथ बोला है, और नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने दो स्टेटमेंट की बात की है। एक तो इनको बोला है अष्टलक्ष्मी। अष्ट क्यों? 8 है। एक ईस्ट विजन की बात की। ईस्ट क्या है? एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट का मतलब क्या है, और कुछ भी आपको रैंडम टर्म्स दे देगा। तो एम्पावर, पहले उनको एम्पावर करेंगे, फिर उस पे एक्शन लेंगे, फिर उनको स्ट्रेंथन करेंगे, और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि हमने वहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी अभी तक इंश्योर नहीं करवाई है। अब ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट एक बहुत लंबे टाइम तक हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करवा पाए हैं, ठीक है। ये एक मेजर इशू है। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब इसका मतलब क्या है? लेबर फोर्स का मतलब है कि जो लोग, देखो पहले तो इसी चीज का मतलब समझ लो। लेबर फोर्स में दो टाइप के लोग आते हैं, एक जो काम कर रहे हैं, प्लस एक जो काम ढूंढ रहे हैं। सर्चिंग फॉर वर्क, सर्चिंग फॉर वर्क, ये काम ढूंढ रहे हैं। अब इन लोगों को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, और इन लोगों को हम बोलते हैं एम्प्लॉयड, ठीक है। ये रिलीज कौन करता है? ये एनएसओ रिलीज करती है। एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज करती है, नहीं, एनएसओ रिलीज करती है। रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि 4-5 चीजें चेंज हुई हैं। पहला, इसका पहले कैलेंडर ईयर हुआ करता था जुलाई टू जून, अब उसको हमने बना दिया जनवरी टू दिसंबर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है? कि डेटा कब से कब तक का कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके लिए मंथली एस्टिमेशन भी अब आएंगे, दोनों एरियाज के लिए, अर्बन और रूरल एरिया के लिए। और क्वार्टरली एस्टिमेशन है वो पहले सिर्फ अर्बन एरिया के लिए आते थे, अब रूरल एरिया के लिए भी आएंगे, ठीक है। सैंपल साइज है 2.65 टाइम बढ़ा दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर 4-5 चीज़ें आप ध्यान में रखना। एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है, स्टैटिक वाला पार्ट है, आप एक बार कवर कर लेना। फिर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, ये सब चीज़ें। और ये जो एस्टिमेशन मेथड है, यूजुअल स्टेटस मेथड है, वीकली स्टेटस मेथड है, और डेली स्टेटस मेथड है, ठीक है। यूजुअल स्टेटस का मतलब लास्ट के 365 दिन में आपने कितना दिन काम किया। करंट वीकली स्टेटस में मतलब लास्ट के 7 दिन में कितने दिन काम किया। और करंट डेली स्टेटस में लास्ट के 1 दिन में आपको काम मिला या नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। 3 चीज ध्यान रखो, केरला में है, ट्रिपल पी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। किस किस के बीच में पार्टनरशिप है? सेंटर है, स्टेट है, और अदानी ग्रुप है। ये हमारा पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट क्या है? ए से जाना है हमें सी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं, तो पहले बी पे जाएंगे और फिर बी से सी पे जाएंगे। यहाँ पे बी का रोल है ट्रांसशिपमेंट का।
ठीक। और इसका जो फाइनेंस मॉडल है वो क्या है? डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब पहले इसको पूरा बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में उसको फाइनेंस किया जाएगा। मतलब जो भी फाइनेंसिंग का काम है वो प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, अपना पैसा रिकवर करेगा, उसके बाद सरकार को ट्रांसफर करेगा। ठीक। नेक्स्ट डीएमएफ। डीएमएफ क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। देखो, जिन एरियाज में मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ के एरिया से मिनरल रिसोर्स तो ले लिए, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है, तो सरकार ने इसके लिए एक स्कीम बनाई थी। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज क्षेत्र कल्याण मतलब मिनरल एरिया वाले जो एरिया है वहाँ पे वेलफेयर करना है। वेलफेयर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इसमें से आएगा, डीएमएफ में से। डीएमएफ में पैसा कहाँ से आएगा? डीएमएफ में पैसा आएगा रॉयल्टी से। रॉयल्टी का मतलब क्या है? लेट्स से आप एक माइनिंग कंपनी हो एबीसी, आप यहाँ से माइन कर रहे हो, तो आप सरकार को इसका फीस दोगे, जिसको हम बोलते हैं माइनिंग फीस। अब इसी में से एक हिस्सा जाएगा डीएमएफ में, यानी रॉयल्टी का एक हिस्सा जाएगा डीएमएफ में, और इस डीएमएफ वाले पैसे से क्या क्या जाएगा? वेलफेयर इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। हाँ, यहाँ से वेलफेयर इनिशिएटिव लिए। ठीक। बाकी सब बेसिक है, आप एक बार देख लेना, हो जाएगा। हाँ, डीएमएफ ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, और ये स्कीम है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ठीक। नेक्स्ट, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। अब देखो, नॉमिनल जीडीपी में हम फोर्थ हैं, और ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी में हम थर्ड हैं। यहाँ पे टॉप पे कौन है? चाइना है, फिर यूएस है, और फिर इंडिया है। नॉमिनल वाले में टॉप पे कौन है? पहले यूएस है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, और फिर इंडिया है। ठीक। रिसेंटली हमने दो कंट्रीज को पीछे छोड़ा है इसमें। पहले जापान को, सॉरी, यूके को पीछे छोड़ा था, अभी रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है रेमिटांस टैक्स। यहाँ पे देख लेना, एक छोटी सी चीज है। यूएस का एक बिल था, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, टर्म है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेमिटांस का मतलब क्या है? आपका कोई भाई है लेट्स से, या आपकी कोई बहन है, वो यूएस में है, वो काम कर रही है यूएस में, और जो भी वो सैलरी कमा रही है उसका एक हिस्सा आपको वापस भेजती है। इसको हम बोलते हैं रेमिटांसेस। अब यूएस क्या बोल रहा है कि ये रेमिटांस पे हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये पैसा वापस मत भेजो, यहीं पे यूएस में ही लगाओ। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इंडिया पे फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटांसेस। ठीक। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब देखो, इसको सिंपल तरीके से समझता हूँ। मान लेते हैं पांच पांच लोग हैं, ए टू डी। इन लोगों ने पांचों में मिलके एक पैसा इकट्ठा किया, और अब ये कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये यूजुअली किस में इन्वेस्ट करते हैं? लेट्स से कोई कोई न्यू स्टार्टअप कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। पब्लिकली लिस्टेड का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब आप ये देखते होंगे, जोमेटो, जोमेटो बोल रहा हूँ सॉरी, जेप्टो, ब्लिंकिट, जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनी है, यूजुअली क्या करती हैं, ये प्राइस को बहुत कम रखती हैं शुरुआत में। क्यों रखती हैं? ताकि इसका कंपटीशन है वो खत्म हो जाए। अब अगर मान लेते हैं पेंसिल का प्राइस है मार्केट में 200 रुपये, और अगर आपको कोई 30 रुपये में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात आप यहीं से खरीदोगे। बट इसके पीछे इंटेंशन ये है कि पहले अपने कंपटीशन को खत्म करो, फिर उसके बाद में जितना प्राइस चार्ज करना है वो चार्ज कर सकते हो। प्रीडेटरी क्यों बोल रहे हैं? कि आप अपने कंपटीशन का शिकार कर रहे हो, बस। नेक्स्ट है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप। इसमें कुछ नहीं है। जो एमपीसी का कंपोजिशन था, एमपीसी क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी का कंपोजिशन था, वैसा ही इसका कंपोजिशन है। ये आरबीआई गवर्नर के अंडर में है। नाम से पता चल रहा है, पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट है उसकी रेगुलेशन के लिए ये बोर्ड सेटअप किया गया है। ठीक। हाँ। नेक्स्ट है आरबीआई डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, बहुत सारी ऐप हैं जो लोन देने के लिए, मतलब आपको बोलते हैं कि आप ऐप इंस्टॉल कर लो, हम लोन देंगे, और वो दे भी देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप उनको टाइम से रीपे नहीं करते हो, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, बहुत सारा फ्रॉड वाला तरीका यूज करते हैं। उसके लिए आरबीआई ने डायरेक्शंस दी हैं, बस, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट एवर है। एक्सपोर्ट हमारा इस साल का था 824 बिलियन डॉलर्स। अब देखो, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो उसमें मार्जिनल इंक्रीज हुआ। मार्जिनल मतलब थोड़ा सा। लास्ट ईयर था 437.1, इस बार 437.4। डेटा याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है।
नेक्स्ट है सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट 341 था लास्ट ईयर, इस बार 387 है, मतलब इसमें अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, लगभग 13.6% का, जो कि हिस्टोरिक हाई है, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल एक्सपोर्ट में हमारा ग्रोथ हुआ है लगभग 6%। मेजरली ग्रोथ आप देख सकते हो किसकी वजह से, सर्विस की वजह से। टोटल हमारा एक्सपोर्ट कितना है, 824 बिलियन डॉलर। अब देखो एक हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और उस पॉलिसी का गोल है कि हमें 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना है, 1 ट्रिलियन गुड्स का और 1 ट्रिलियन सर्विस का, ठीक। नेक्स्ट एक लैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड बैंक की कॉन्फ्रेंस थी, यूएस में हुई थी, और इसमें हमारी स्वामित्व स्कीम को काफ़ी हाईलाइट किया गया था। स्वामित्व स्कीम क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। हम ड्रोन की मदद से अपने प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो बना रहे हैं। ये सर स्कीम ने 5 साल पूरे किए हैं, ये हम पॉलिटी वाले पार्ट में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जो डिवाइस खरीदा वो कितना रिपेयरेबल है। अगर ख़राब हुआ तो आपको नया लेना पड़ेगा या फिर इसको रिपेयर करवा सकते हैं, ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनको अपना रिपेयर स्कोर जारी करना पड़ेगा। लेट्स से 2 एग्जांपल लेते हैं, एक ये पेन है और एक ये पेन है, ये 2 पेन है, दोनों का प्राइस मान लेते हैं मोर और लेस सेम है, और इसका रिपेयरेबिलिटी स्कोर है 8, इसका स्कोर है 5, मतलब इसका रिपेयरेबिलिटी का चांस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर इसको प्रेफर करेंगे, तो इसके लिए ये इंडेक्स जारी की गई है, ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट या वेव समिट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी टाइम चला था ये इवेंट। ये क्रिएटिव इकोनॉमी यानी ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, नाम ऑरेंज इकोनॉमी मतलब किसको बोल रहे हैं हम, क्रिएटिव इकोनॉमी, जो लोग वीडियो बनाते हैं और जो म्यूजिक बनाते हैं वो सब है, ठीक है। ये मुंबई में हुई थी और इसी के दौरान एक आईआईसीटी अनाउंस की गई थी। आईआईसीटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पे होगी, मुंबई में ही होगी। ये किस सेक्टर पे ध्यान देगी, ये एवीजीसी एक्सआर पे ध्यान देगी। एवीजीसी क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। एक्सआर क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। यहाँ से आपका साइंस में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इसको ढंग से कवर कर लेना, मतलब साइंस एंड टेक में आ सकता है, साइंस में तो क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिल्वर इकोनॉमी, मतलब सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इकोनॉमी है, उसको हम बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी। ऊपर जो क्रिएटिव इकोनॉमी थी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है एसेट मोनेटाइजेशन। देखो मान लेते हैं एक एयरपोर्ट है, सरकार इस एयरपोर्ट को बेचना नहीं चाहती, सरकार इसको दे देती है लीज पे, यानी किसी प्राइवेट प्लेयर को। इस चीज़ को हम बोलते हैं मोनेटाइजेशन, मतलब बिना बेचे जो अपने एसेट है उससे पैसे कमाना। इसके लिए एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस की गई थी। पहला जो फेज़ था उसका ऑब्जेक्टिव था 6 लाख करोड़ इससे कलेक्ट करना, तो दूसरा जो फेज़ है इसका, उसका ऑब्जेक्टिव है 10 लाख करोड़ इससे कलेक्ट करना। ये दो बजट 2025 वाला है, उसमें ये सेकंड फेज़ का टारगेट अनाउंस किया गया था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में थी। अब जो पैसा हमने कलेक्ट किया इसका करेंगे क्या, इससे नए प्रोजेक्ट बनाएंगे। नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक हमारा स्कीम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, गति शक्ति। इसमें नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, नए प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और जो ओल्ड प्रोजेक्ट, ये तो बना बनाया एयरपोर्ट था, इस ओल्ड वाले को एक सेकंड ग्रीनफील्ड देख लो, हाँ हाँ, जो बना बनाया एयरपोर्ट था उसको हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड। तो कहने का मतलब ये है कि बनाए हुए प्रोजेक्ट, पुराने प्रोजेक्ट हैं, उससे पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इस पीएम गति शक्ति का पुराना नाम क्या था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक। नेक्स्ट है एफडीआई। तो देखो एक होता है इनफ्लो, ग्रोस इनफ्लो, ग्रोस का मतलब है टोटल कितना इनफ्लो हुआ, फिर होगा आउटफ्लो, हमारे देश से कितना बाहर गया, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं नेट एफडीआई। प्रॉब्लम ये है, एक छोटी सी चीज समझेंगे, हमारा ग्रोस इनफ्लो तो थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब हमारे देश में एफडीआई आना थोड़ा सा कम हुआ है, बट आउटफ्लो इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से क्या है, हमारा नेट एफडीआई बहुत कम हो गया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पूछ सकता है। जैसे इंडिया का नेट एफडीआई है वो 96% कम हो गया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, ठीक। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, इसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म से पैसे अरेंज करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ये स्पेन में हुई थी, स्पेन में सेविले नाम की एक जगह है, इसीलिए इन कमिटमेंट को बोला गया है सेविले कमिटमेंट। सिर्फ इतना पूछ सकता है सेविले पहली बात कहाँ पे है, दूसरी बात सेविले कमिटमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये एसडीजी फाइनेंसिंग गैप से रिलेटेड है,
मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो पैसे चाहिए उसके अरेंजमेंट के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी। एसडीजी की बात करें तो 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट हैं, 2030 तक अचीव करना है। ग्लोबल लेवल पे जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंकिंग है 99th। जो इंडिया स्पेसिफिक इंडेक्स है उसको रिलीज करता है नीति आयोग, उसके हिसाब से केरल और उत्तराखंड है टॉप पे और बिहार है बॉटम पे। बिहार का स्कोर है 57। ठीक। हाँ, तो सिविल कमिटमेंट क्या है ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद एक और चीज़, क्योंकि पैसे की बात आई है तो यूएस ने अनाउंस कर दिया हम इसमें पार्टी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे भी उनको कंट्रीब्यूट करना होता है उसके लिए मना कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट डील है, पेरिस क्लाइमेट डील वाले से एक चीज़ आपका पूछ सकता है कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से आया था, तो पेरिस वाला 21 COP21 से आया था। ठीक। नेक्स्ट है अमृत मिशन। अब अमृत का बेसिक फुल फॉर्म समझ लो क्या है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन एरियाज है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इनिशिएटिव है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हुआ, सेंटर भी पैसे देगा स्टेट भी पैसे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सरकार ने इसी बजट में अर्बन चैलेंज फंड अनाउंस किया है। 1 लाख करोड़ का फंड है। बेसिकली पैसे दिए जाएंगे सिटीज के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, मतलब जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा उसको उसी के अकॉर्डिंगली पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसी फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने एक मैकेनिज्म बनाया है जिसका मेन काम है कि डिजिटल पेमेंट में होने वाले फ्रॉड को रोकना। नाम से ही पता चल रहा है, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है पीएसएल नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, 75% से 60% कर। नेक्स्ट है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो, सागरमाला एक स्कीम है जिसका मेन काम है पोर्ट डेवलपमेंट, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए सरकार ने रिसेंटली एक एनबीएफसी सेटअप की है। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, ये मैरीटाइम सेक्टर की पहली एनबीएफसी है, मैरीटाइम सेक्टर की पहली एनबीएफसी है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नाम क्या है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैरीटाइम सेक्टर की पहली एनबीएफसी होने का मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिवली मैरीटाइम सेक्टर पे फोकस करेगी। नेक्स्ट है इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल। तो पोलर एरियाज में रिसर्च करने के लिए जीआरएससी है, उसने जो नॉर्वे की किंग्सबर्ग है उसके साथ में टाई अप किया है। क्या करने के लिए, इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल बनाने के लिए। इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है लगभग 16% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और लगभग 46% को एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया लेवल पे। नेक्स्ट मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन का मतलब होता है डिस्काउंट, तो आपको सस्ते रेट पे इंटरेस्ट मिलता है अंडर केसीसी। अब केसीसी के लिए जो लोन है वो नाबार्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। केसीसी पे लोन मिलता है 7% पे, लेकिन अगर कोई टाइमली रीपे कर देगा तो उसमें सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब डिस्काउंट देती है। नेक्स्ट है आईसीआरआई सेट। आईसीआरआई सेट है वो बेसिकली हमने रिसर्च के लिए एक सेंटर है, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में बनाया गया है, इंडिया। अब इसका मेन फोकस क्या है, देखिए एरिड एरियाज में क्रॉप रिसर्च के लिए एक सेंटर है, क्रॉप रिसर्च। ठीक। नेक्स्ट टर्मरिक बोर्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। टर्मरिक बोर्ड है, नया बोर्ड बनाया है, कहाँ पे होगा इसका हेडक्वार्टर, निजामाबाद तेलंगाना में। टर्मरिक यानी हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टर्मरिक को प्रमोट करना। नेक्स्ट है नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर है, उसके लिए इफ्को ने अपना पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट है वो ब्राजील में अनाउंस किया है। ओवरसीज मतलब इंडिया से बाहर। ठीक है, इफ्को ने अपना पहला नैनो लिक्विड यूरिया है वो 2021 में अनाउंस किया था। लिक्विड यूरिया का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, पहले सॉलिड जो पार्टिकल्स आते थे वो आपने देखे ही होंगे। उसके बाद में उन्होंने नैनो डीएपी भी अनाउंस किया था। ठीक है, हाँ, नैनो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, छोटा पार्टिकल साइज है, जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 100 नैनोमीटर्स होता है। ठीक है, विद दिस आपका लगभग 3 महीने का करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है। आई नो बहुत स्पीड से कर रहे हैं हम, बट आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको लगे कि सब कुछ ऊपर से गया है, इसलिए रिवाइज करते टाइम इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। मतलब रिवाइज करते टाइम आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने। ठीक है, और जो लोग रेगुलर स्टूडेंट है, क्लासरूम स्टूडेंट है, उसको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जैन फैब मार्च ये कवर कर लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा सिविल्स एकेडमी की ऐप पे। इसके लिए कोई आपको पे नहीं करना है, ये फ्री मटेरियल वाली सेक्शन में मिल जाएगा। पॉलिटी का 6 महीने का ऑलरेडी हो चुका है।
इकोनॉमी का एक पार्ट हो ही चुका है। ये इकोनॉमी का कल अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो कल ही इसको खत्म करेंगे, फिर आपका 2 सब्जेक्ट का मेजर पार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।